हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग अति संभावित पेपर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 80 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी के पेपर में जीके से 25 क्वेश्चन पूछे आएंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे आएंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे आएंगे और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे आएंगे। इतने क्वेश्चन आप सभी से पूछे आएंगे। तो यहाँ से साथी जो भी सवाल आपकी शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचा है, केवल 2 से 3 दिनों का समय हमारे पास बाकी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी तैयारी और भी अच्छी होगी। आप जानते हैं कि लास्ट में ही हमारी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की होती है। तो साथियों, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करें, अपने शिफ्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए, आपका एग्जाम अच्छा जाए, तो इसलिए भाई इस क्लास को आप पूरा जरूर देखिएगा। एक भी इस क्लास के क्वेश्चन को आप मिस मत करिएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ओके मेरे दोस्त, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। अच्छी तरीके से आप अपने शिफ्ट से पहले ये 80 क्वेश्चन को तैयार करिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 2000 में प्रारंभ की गई थी। पहले का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने थे? जेसी पलेमंस बने थे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसे बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, वो भी 2024 में? यानी बुकर अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया था 2024 में? तो सामंथा हार्वे को दिया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, एआई शिखर सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित किया गया था? तो साथियों, एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया था? तो साथियों, आप जानते हैं कि एसएससी कभी भी नए सवाल को नहीं पूछती है, हमेशा 1 साल पहले का डाटा देकर आप सभी से पूछती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वाड सम्मेलन 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो डेलावेयर यूएसए में किया गया था क्वाड सम्मेलन 2024 का आयोजन। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, विश्व श्रम सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ था? विश्व श्रम सम्मेलन 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया था? स्विट्जरलैंड में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 कहां आयोजित किया गया था? प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 ये कहां आयोजित किया गया था? तो इंदौर एमपी में किया गया था। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2024 ये कहां आयोजित किया गया था? 8वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2024 ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए भाई, इसे याद करेंगे आप लोग। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी थी? भारत 151 नंबर की थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, निम्नलिखित में से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा बने हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 में जो आप पेपर देंगे 4 फरवरी से, तो सिलेक्शन वाले प्रश्न आ चुके हैं भाई। एसएससी के पूरे नए पैटर्न में आप सभी को सवाल मिलेंगे, वो भी डिटेल सोल्यूशन के साथ में। इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, ये फ्री चल रहा है भाई। जीके जीएस का कंप्लीट आपको मिलेगा, स्टैटिक जीके का कंप्लीट मिलेगा, इंग्लिश आपको पूरे कंप्लीट मिलेंगे, करंट अफेयर पूरे 1 साल के कंप्लीट मिलेंगे, रीजनिंग पूरा कंप्लीट मिल रहा है भाई, मैथ भी पूरा कंप्लीट मिल रहा है, और इसके साथ पूरे 1000 क्वेश्चन का आप सभी को 40 टेस्ट भी मिल रहे हैं।
जिससे आप सभी का सिलेक्शन तय होने वाला है। और ये स्पेशल ऑफर मेरे दोस्त हमने आपके लिए मात्र 100 रुपये कर दिया है। यदि आप सभी के पास 1 से 2 दिन का समय है या कुछ घंटे बाकी है तो मेरे दोस्त इस टेस्ट को आप पढ़िए, एक नज़र में देखिए। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ये जो सामने आपको मैसेज दिखाई दे रहा है नंबर, इस पे मैसेज करना है, तुरंत अपने पास मंगाना है। ये सबको करना है भाई। एक बार अपने पेपर से पहले ये पूरे टोटल लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में डिटेल के साथ उसे तैयार करिए भाई, इसी से आपका सिलेक्शन होने वाला बहुत ही शानदार तरीके से। ओके, तो इस नंबर मैसेज करिए तुरंत साथ ही ये PDF अपने पास आप सभी मंगाएंगे। उसके बाद आप अपने एग्जाम में जाकर बैठ कर अच्छी तरीके से पेपर देकर आइए, ठीक है। निम्नलिखित में से स्पैडेक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया है? स्पैडेक्स मिशन को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया है? तो PSLV C-60 द्वारा छोड़ा गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आप सभी से पूछ देगा कि कब छोड़ा गया था भाई, तो ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर 2024 को छोड़ा गया था, वो भी सतीश धवन केंद्र से छोड़ा गया था। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 2024 में किसने बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? यानी 2024 में बिलियर्ड्स एशियाई चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था? ध्रुव सीतवाला ने जीता था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये हैदराबाद में किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के लिए खिलाफ राज्यों की सुरक्षा करना केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा? तो अनुच्छेद 355 में इसका वर्णन किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो साथियों, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 213 में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? किस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपका एग्जाम किस डेट को है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई, क्योंकि आपके पूरे एग्जाम तक क्लास चलनी है और आपको उसी तरह पूरे पेपर का सोल्यूशन करवाना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपना एग्जाम डेट जरूर बताइएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जनता के सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि जनता के सदन और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं? तो ये अनुच्छेद 326 में कहा गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट से संबंधित है? तो अनुच्छेद 226 है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 50 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के संविधान का किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? तो साथियों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है? बताएंगे आप सभी। तो अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। भाई, पूरे टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सारे सवाल आपके लिए तैयार हो चुके भाई। बस आपको भाई डेली क्लास करनी अच्छी तरीके से मेरे दोस्त। भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? तो साथियों, भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और
समागम पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 302 में है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधायिका के अवकाश के दौरान राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होगी? तो यह अनुच्छेद 213 में कहा गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 131 के तहत। ऑप्शन ए आज सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को। 11 दिन तक चलने वाला प्रसिद्ध धनुष यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनुष यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई आप सभी को पूरे क्वेश्चन देखना है, उसे तैयार भी करना है। ओके, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 26। काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? काठी बिहू पर्व को किस पेड़ के पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है? तो तुलसी के पेड़ के नीचे मनाया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बनेगा? काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मुंबई शहर में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28। उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों उत्तरायण का त्यौहार विशिष्ट रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 को। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो साथियों महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्यौहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग किया जाता है? बताएंगे आप सभी। तो पोला त्यौहार में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसार त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे जो तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष त्यौहार मनाया जाता है, जो कि लोसार त्यौहार है। ठीक है, इसे आप याद करिएगा अच्छी तरीके से। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 31। महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? महामगम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ पर मनाया जाता है? बताएंगे आप सभी। तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य में किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम त्यौहार मनाया जाता है? किस राज्य में किसानों फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एंथोरियम त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मिजोरम राज्य में। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 33। चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए कितने दिन का उपवास रखते हैं? चलिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए कितने दिन का उपवास रखते हैं? तो पूरे 40 दिन का उपवास रखते हैं। ध्यान रखिएगा, 1 महीने 10 दिन पूरे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 34। कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं? कश्मीर के लोग नवरेह उत्सव को किस देवी को समर्पित करते हैं और त्यौहार के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं? बताइए किसको? देवी सारिका को। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35। कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36। कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? कथक में प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द खड़े होने को संदर्भित करता है? बताएंगे आप सभी। तो ठाट करता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब किसके संरक्षण में कत्था का स्वर्ण युग देखा गया था? 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब किसके संरक्षण में कत्था का स्वर्ण युग देखा गया था? बताएंगे आप सभी। तो वाजिद अली शाह के संरक्षण में कत्था का स्वर्ण युग देखा गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। चारू सीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो कि किस नृत्य का पर्याय है? चारू सीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो किस नृत्य का पर्याय है? तो ये मणिपुरी नृत्य का एक पर्याय है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप से जुड़ा है? भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्वर लिपि प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया है? भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित करने का श्रेय किसे दिया गया है? तो विष्णु नारायण भातखंडे को दिया गया है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 41। पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान कौन सा है? पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान इनमें से कौन सा है? सभी बताएंगे तो सुंदरबन है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। भारत का कौन सा क्षेत्र सोल वन के लिए जाना जाता है? तो साथियों कौन सा क्षेत्र सोल वन के लिए जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 43। कौन सी नदी रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है? तो साथियों कौन सी नदी रातापानी वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है? बेतवा नदी है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 44। पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किसके रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप में महाराष्ट्र में किसके रूप में जाना जाता है, यानी किस नाम के रूप में? सह्याद्री रूप में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 45। बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन किस राज्य में स्थित है? बरौनी कोयला आधारित बिजली स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 46। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा राज्य में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो साथियों राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थित है। इसे किस राज्य में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बताएंगे आप सभी दोस्त मेरे, याद रखिएगा। उड़ीसा में 1959 में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय कॉपर कॉम्प्लेक्स आईसीसी किस राज्य के घाटशिला में स्थित है? भारतीय कॉपर कॉम्प्लेक्स किस राज्य के घाटशिला में यह स्थित है? तो झारखंड राज्य के घाटशिला में स्थित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 48। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इसको आप स्टार बनाइए, इस पे इसको आप याद करिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वर्ष 1927 में हुई थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को। स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने और पोषण करने वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, जो कि किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? स्टार्टअप इंडिया योजना जिसका उद्देश्य देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देना और पोषण करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, इसको किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसे 2016 में लॉन्च किया गया स्टार्टअप इंडिया योजना को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 50। कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस वर्ष में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? कौशल भारत विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरी में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस वर्ष में सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल थी ये? तो ध्यान रखिए 2015 में शुरू की गई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या बनेगा, सॉल्व करेंगे आप सभी अच्छी तरीके से। किस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए गए? बताइए किस योजना के तहत ऐसा किया गया था?
तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, आप सभी को पूरे क्वेश्चन तैयार करना है, प्लस जो लास्ट में हमने आपको टारगेट दिया उसको भी एक बार बताइए भाई कि आपका यही चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह है? इनमें से कौन सा बंदरगाह स्थल से घिरा हुआ है और सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 को, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो साथियों कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है बताएंगे आप सभी? तो कोच्चिन बंदरगाह भाई, जो कि पश्चिमी तट पर स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54, भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में स्थित था? तो उत्तर प्रदेश में था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 55, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो वर्ष 1951 में। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर इनमें से कौन है? तो अभिलाषा बराक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? यानी किस वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के लिए आम चुनाव पहली बार कब हुए थे? ध्यान रखिएगा, 1800 कब हुआ था भाई? 1993 में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 1891 में नहीं, 1993 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 को, मेंडलीव आवर्त साड़ी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को आवर्त साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था? तो साथियों मेंडलीव आवर्त साड़ी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को द्वारा किस वर्ष को आवर्त साड़ी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था? बताएंगे आप सभी? तो 2019 में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59, बताएंगे सवाल का राइट आंसर क्या बोलेगा? धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस नंबर के भारतीय स्थल का नाम दिया गया था? धौलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस नंबर के भारतीय स्थल का नाम दिया गया था? सभी बताएंगे तो 40वां भारतीय स्थल का नाम दिया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 60, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में छऊ नृत्य को किस वर्ष अंकित किया? बताइए, यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में छऊ नृत्य को किस वर्ष अंकित किया? 2010 में किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। बताइए कौन सा भाई? भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। वो कौन सा है? सुंदरबन है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो साथियों तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? बताइए, 2.13 मीटर होती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या बनेगा? फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि कितने इंच से लेकर कितने इंच के बीच होनी चाहिए? फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृत मैचों में उपयोग की जाने वाली फुटबॉल गेंद की परिधि कितने इंच तक हो सकती है? 27 से 28 इंच के बीच। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? साथियों खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सभी बताएंगे तो 1956 में किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 को, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में पारित किया गया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करें, पूरे क्वेश्चन का आंसर आप जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा भाई, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो साथियों भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बताएंगे आप सभी?
तो 1954 में किया गया था। ऑप्शन ए सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बताएंगे आप सभी। तो 1961 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 68 को। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2013 में किया गया था अधिनियमित। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना था भाई? तो 1.7% था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 70। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 को। छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत की थी भाई? तो 5.2% की थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्वतंत्र और स्वनिर्माणशील अर्थव्यवस्था की स्थापना था? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में स्टार्ट हुआ था, 66 में समाप्त हो गया था। ठीक है, इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 73 को। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसाफ विभाग का प्रमुख था? दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसाफ विभाग का प्रमुख इनमें से कौन था? दबीर खास था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 74। यशोविग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव ये किस वंश के पहले 3 शासक थे? यशोविग्रह, महिचंद्र और चंद्रदेव किस वंश के पहले 3 शासक थे? तो ये गढ़वाल वंश के पहले 3 शासक थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था, यानी किस सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था? तो जौनपुर का भाई, जौनपुर का, हाँ बिल्कुल, जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो साथियों, किसे मुगल शासन प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? तो मीर समा को दिया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 77। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में हुमायूं ने किस शहर का निर्माण करवाया? तो दीनपना का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है आय और रोजगार सिद्धांत। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 79। व्यापार के लिए सहायक अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? बताइए, व्यापार के लिए सहायक अनुषंगी में क्या शामिल है? तो भंडारण शामिल है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का सॉल्व करेंगे आप सभी। किस वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के लिए सार्वजनिक ऋण का अनुपात रिकॉर्ड 84.2% तक बढ़ गया था? ये इंपॉर्टेंस वाले भाई, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये 2003 में बढ़ गया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके भाई। तो बताइए कि आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से लगभग कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आप सभी को हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि दोस्त मेरे किसी प्रकार को आप सभी का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे दोस्त बताइएगा, और यहाँ से आप अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो दोस्त मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली क्लास करिएगा, सारे क्वेश्चन को तैयार करिएगा और आप एग्ज़ाम देने जाइएगा बिल्कुल रिलैक्स से। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, गॉड ब्लेस यू। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा भाई, आपने खूब मेहनत किया है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे रहेगा।
तो मेरे दोस्त आपको टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स में एकदम पेपर देने जाए। पेपर का सवाल इसी तरह होगा जो कि हम डेली क्लास में क्वेश्चन को कर रहे हैं। ओके, तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।